नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का जो द्विघात समीकरण है, उस द्विघात समीकरण के जो एक्सरसाइज 4.2 है के सभी प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे, ठीक ना। तो चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों को मूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि द्विघात समीकरण का मूल हमको ज्ञात करना है, तो उसका वो किस विधि से ज्ञात करना है? गुणनखंड विधि से। तो हम आपको इसको मूल निकालने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि मूल होता क्या है। तो मूल x का वह मान होता है जो कि उस समीकरण में वहां पे रखने पर वह किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर आ जाए। तो मूल को ही हम क्या बोलते हैं? शून्यक भी बोलते हैं, ठीक ना। उसको हल भी हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। तो मूल को, चूंकि देखिए द्विघात समीकरण है तो हमने आपको बताया हुआ है कि रैखिक समीकरण जो होता है ना, रैखिक समीकरण का सिर्फ एक और एक हल होता है, ठीक ना। मगर द्विघात समीकरण का अधिक से अधिक 2 हल हो सकते हैं, मतलब कि 2 मूल हो सकते हैं, 2 शून्यक हो सकते हैं। बात समझ में है ना। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन। पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि x², ठीक है, -3x और -10 = 0। इसको हमको गुणनखंड विधि से हल करना है। तो इसका गुणनखंड विधि से हल करने के लिए हमको क्या करना रहता है? फर्स्ट और लास्ट, मतलब कि x² वाले पद और अचर पद को मल्टीप्लाई करना रहता है। तो अगर हम x² और -10 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -10x²। अब -10 को इस हिसाब से तोड़ना है, ठीक ना। -10 को इस हिसाब से 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? -3x आना चाहिए, और गुणनफल करने पर, मतलब कि करने पर -10 आना चाहिए, ठीक ना। -10 को इस हिसाब से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? -3 आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, अगर हम 10 को 5 × 2 में तोड़ते हैं, 5 × 2 में तोड़ते हैं तो 5 × 10 हो जाएगा। और देखिए, अगर हम यहाँ पे -5x रखें और +2x रखें, तो इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? -10x²। और इसको जोड़िए या घटाइएगा तो -3x² रहता है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं x² और -3x के लिए क्या लिखेंगे? -5x और +2x, -10 = 0। बात समझ में ना। यानी कि अगर मतलब कि हमने -3x को क्या लिख दिया? -5x + 2x। गुणा करके देखिए तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है कि नहीं। और 5 × 10, x में x से मल्टीप्लाई करते हैं x², -10x² आ गया। और इसको एग्जीक्यूट कीजिए दोनों को एक साथ तो -3x आता है। तो ये हर तरह से कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं। अब क्या करेंगे हम? इन दोनों पदों को देखिए और फिर इन दोनों पदों को देखिए। इन दोनों पदों में x कॉमन है, मैंने दोनों में शामिल है। तो यहाँ से अगर हम x बाहर निकालते थे, यहाँ पर एक x बचेगा और यहाँ पे माइनस और एक 5 यहाँ पे बचेगा। अब समझ में आया ना। अब देखिए, यहाँ पे +2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। अगर 2 हम इसमें कॉमन काटते हैं तो यहाँ पे x और -5 बचेगा। बात समझ में आया। अब यहाँ पर 2 पद मिल गया हमको। इन दोनों पदों में देखिए x -5 शामिल है। x -5 अगर इसमें शामिल है तो अगर हम x में से x -5 अगर कॉमन काटते हैं तो यहाँ पर हमारे पास पहले पद में बचेगा x और दूसरे पद में बचेगा +2, ठीक ना। और ये किसके बराबर आ गया है? 0 के बराबर। तो अब देखिए, 2 संख्या है और ये दोनों का दोनों किसके बराबर है? दोनों के दोनों का गुणनफल जो है वो 0 के बराबर है। तो हम जानते हैं अगर a × b अगर 0 के बराबर हो तो a बराबर 0 होता है या b बराबर क्या होता है? 0 के बराबर होता है। तो हम इसी कंसेप्ट का उपयोग करते हुए हम इसका हल निकालेंगे। देखिए, तो यहाँ पर हो सकता है, मैंने इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, तो हम लिखेंगे x -5 बराबर 0 या x + 2 बराबर 0। बात समझ में ना। तो यहाँ से x बराबर कितना निकलेगा? 5 निकलेगा। अरे यहाँ x बराबर कितना निकलेगा? इधर इसको लेके जाइएगा +2 को, तो x बराबर कितना निकल गया? -2 आ गया, ठीक है कि नहीं। तो हमने देखा यहाँ पर x का 2 वैल्यू निकला, एक 5 निकला और एक -2 निकला। तो इस तरह से हमने x का 2 वैल्यू निकाला, ठीक है। तो यही ये दोनों संख्या x बराबर 5 और x बराबर -2, इन दोनों इनका क्या कहलाएगा? मूल कहलाएगा। बात समझ में आया कि नहीं है। तो अब चलिए
इसका ये दोनों का हल मतलब कि ये पहला का हल हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। हमको क्या करना है, x² वाला पद और अचर पद को क्या करना है, गुना करना है। तो अगर हम यहाँ पे इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x² और इंटू -6 ये कितने के बराबर हो जाएगा, -12x² के बराबर हो जाएगा। अब देखिए -12x को इस हिसाब से तोड़िए दो भागों में कि जोड़ने घटाने पर +x है और गुना करने पर मतलब जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, +x आना चाहिए। तो यहाँ पर इसका दो कॉम्बिनेशन बन सकता है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 4x माइनस, है ना, इसको दो भाग में तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक 4x होगा और एक क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो माइनस का 3x, क्योंकि हमको माइनस में मंगाना है, तो +4 इसलिए रखेंगे तो यहाँ पे +x आना चाहिए। तो बड़ा वाला जो संख्या है उसको प्लस में रखना पड़ेगा। और समझ में ना। तो चलिए अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका मध्य पद हम इसको इस हिसाब से तोड़ेंगे, 2x² और +x मंगाने के लिए +4x और -3x, ये दोनों मतलब कि इस मध्य पद को इसके बराबर हमने लिख दिया और -6 बराबर 0 ये लिख देना है। इसको मिटाते हैं इसको, ठीक है। अब क्या करिए, यहाँ पर देखिए ये इन दोनों पदों में और इन दोनों पदों में देखिए, अगर हम 2x इन दोनों में देखिए दोनों में 2x शामिल है तो 2x अगर कॉमन काटते हैं तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा, ठीक है ना। बात समझ में ना, 2x अगर भाग देते हैं इसमें तो केवल 2 बचेगा। और देखिए यहाँ पे -3x है और -6 है, तो गौर से देखेंगे तो 3 इसमें भी शामिल है, 3 इसमें भी शामिल है, -3 इसमें भी, दोनों में शामिल है। तो -3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा और यहाँ पे +2 बचेगा, ठीक है ना। अगर समझ में आए तो क्या कीजिए, इसको रिवर्स मतलब कि गुना करके देख लीजिए, इसके बराबर आ जाएगा। यहाँ के -3 × x -3x और माइनस प्लस माइनस हो जाता है और 3 × 2 ये 6 हो जाएगा। बात समझ में ना। इसका अब इसको क्या कर देंगे, इसको 0 के बराबर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को और इन दोनों पदों में देखिए, इन दोनों पदों में x + 2 शामिल है, इन दोनों पदों में x + 2 शामिल है। x + 2 इन दोनों में से कॉमन काटेंगे तो पहले वाले पद में बचेगा 2x और दूसरे वाले पद में -3 बचेगा। ये क्या किए, 0 के बराबर कर दिए, ठीक ना। तो फिर वहीं a × b = 0, तो ये बराबर 0 होगा, यहाँ b बराबर 0 होगा। इसी कंसेप्ट का उपयोग करते हुए हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। तो x बराबर देखिए यहाँ पे x + 2 बराबर 0 होगा या 2x -3 बराबर 0 होगा। बात समझ में आया। तो यहाँ से अब देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ये इसको लेके आएंगे दाहिने साइड में, ये प्लस में है तो ये -2 हो जाएगा। बात समझ में, दाहिने साइड में आएगा तो या 2x -3 बराबर 0 है, तो 2x बराबर क्या लिख 3 लिख सकते हैं। यहाँ x बराबर क्या लिख सकते हैं, ये आकर के 2 इधर भाग लग जाए 3/2 होगा। तो हमने x का कितना दो वैल्यू निकाला, x बराबर एक -2 या x बराबर 3/2 मतलब 3/2। तो हमने क्या किया, इसको हल कर दिया गुणनखंड विधि से। तो कुछ इस प्रकार से ये सब क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें दिया हुआ है √2x² + 7x है कि नहीं, + 5√2 = 0। देखिएगा इसको, तो हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड तोड़ना है। तो गुणनखंड तोड़ने के लिए सबसे पहले क्या करता है, x² वाला पद और अचर पद को गुना करते हैं। तो यहाँ पे देखिए √2x² है कि नहीं, और गुणे 5√2 है। तो देखिए √2 का जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा और 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे x², इन दोनों का गुणनफल कितना है, 10x² आया। बात समझ में आया। अब देखिए अब 10x² तो इस हिसाब से तोड़ना है दो भागों में कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7x आना चाहिए। तो 5 और 2 है, 5 और 2 है, बात समझ में ना। तो हम इसको मध्य 7x को क्या लिख सकते हैं, √2x², इसको जो कहते हैं इन दोनों मतलब 7x को क्या करेंगे, 5x और +2x। देखिए इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 10x² और जोड़ेंगे तो 7x आएगा। बस इतना सा है, + 5√2 बराबर 0 लिख देना है। अब समझ में आया ना। अब यहाँ पे देखिए गौर से
इन दोनों पदों में देखिए ध्यान से, तो देखिए x इसमें भी शामिल है और x इसमें भी शामिल है और कोई चीज इसमें ज्यादा शामिल नहीं है, तो यहाँ पे x इन दोनों में से कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा √2x और प्लस 5 बचेगा, फिर प्लस लिखना है। इन दोनों पदों में देखिए क्या शामिल है, तो ये जो 2 होता है √2 गुने √2 होता है, बात समझ में आया। तो इसमें क्या है शामिल, √2 इसमें शामिल है, तो और इसमें भी √2 शामिल है, ठीक है। तो कॉमन काटेंगे √2, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा √2x और प्लस √2 तो निकल गया है ना, तो यहाँ पे केवल बचेगा 5 = 0 हुआ, इतना लिख दिए। अब इन दोनों पदों में देखिए ध्यान से, √2x इधर भी, √2x + 5 इसमें भी है और √2x + 5 इस पद में भी है, तो इन दोनों पदों से अगर हम √2x + 5 कॉमन निकालते हैं, पहले पद में क्या बचेगा x और दूसरे पद में √2, और इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर, 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि √2x + 5 बराबर 0 होगा, यहाँ x + √2 बराबर 0 होगा। तो अब इसको हल कीजिए, तो √2x बराबर -5 हो जाएगा, या x बराबर -5 बटा ये जो इधर गुणनफल में है x के साथ √2, ये आकर के भाग लग जाएगा, तब -5/√2 होगा, ठीक है कि नहीं। और यहाँ से x बराबर कितना निकलेगा, -√2 निकलेगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि x का वैल्यू, 2 वैल्यू निकला, पहला वैल्यू -5/√2, दूसरा वैल्यू -√2। तो ये क्या हुआ, इस क्वेश्चन का हल हुआ, ठीक है ना। तो द्विघात समीकरण का मैक्सिमम कितना हल हो सकता है, 2 हल हो सकता है, जो कि आपके सामने है, ठीक है। चलिए, होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है 2x² - x + 1/8 = 0। तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पर बटा में 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे बटा में 1 लिख सकते हैं, और देखिए 1 1 8 का एलसीएम 8 होगा, ठीक है ना। 8 में 1 से भाग देंगे 8 आएगा, उसका गुणनफल 2x² होता 16x² आएगा, माइनस 1 में 8 से, सॉरी 8 में 1 से भाग देंगे तो 8, उस 8 का गुना माइनस x से, तो -8x हो जाएगा। 8 में 8 से तो 1 का 1 से गुना +1 हो जाएगा, = 0। इसको ले जा करके हम लिख सकते हैं 16x² - 8x + 1 बराबर, ये 8 जाकर के इधर गुना हो जाएगा तो 0 बचेगा, बात समझ में ना। तो अब देखिए इसका हमको क्या करना है, मध्यपद तोड़ना है। मध्यपद तोड़ने के लिए सबसे पहले हमको ये फर्स्ट और लास्ट वाला गुना करना रहता है, तो 16x² में 1 से गुना करेंगे तो 16x² आएगा। और क्या कीजिए कि 16x² मंगाना, प्लस में हमको मंगाना, तो -8x को इस हिसाब से तोड़ना है कि गुना करने पर कितना आना चाहिए, +16x²। तो देखिए यहाँ पे हम तोड़ते हैं इसको, 16x² और -8x है, तो -4x और -4x इन दो पदों में तोड़ सकते हैं कि नहीं। देखिए जोड़िएगा, तो माइनस माइनस प्लस जुड़ करेंगे -8x ही आएगा, और इन दोनों का गुणनफल कीजिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है कि नहीं। और 4x का 4x से मल्टीप्लाई तो 16x² आएगा। तो ये कंडीशन को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। तो हमने -8x को क्या लिखना है, -4x + 1 = 0। और देखिए इन दोनों पदों में देखना है गौर से, तो 4x इसमें भी शामिल है, 4x इसमें भी शामिल है, तो 4x अगर हम कॉमन काटते हैं तो यहाँ पर केवल बचेगा 4x और -1 यहाँ पे बचेगा, बात समझ में आया ना। तो यहाँ पर अगर -1 कॉमन काटते हैं तो क्या बचेगा, 4x - 1 = 0। इन दोनों पदों में देखिए ध्यान से, 4x - 1 अगर कॉमन काटते हैं तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 4x - 1 = 0। क्या समझ में। अब देखिए इन दोनों का गुणनफल अगर 0 के बराबर है, इसका क्या मतलब है, 4x - 1 बराबर 0 होगा, यहाँ 4x - 1 बराबर 0। तो यहाँ से आपका ये 4x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ x बराबर 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर 4x - 1 बराबर 0 है, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ x बराबर 1/4 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। तो x का वैल्यू कितना है, 1/4 या 1/4, तो 1/4 दो मतलब कि क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा। आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
1 का क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 5 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 5 में दिया हुआ है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। बस इसका मध्य पद तोड़ना है। तो मध्य पद तोड़ने के लिए हमको प्रथम पद और लास्ट मतलब कि x² वाला पद और अचर पद का गुणनफल करना है। तो 100x² में अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100x² ही आएगा, ठीक है ना। और अब माइनस 20x, तो इस हिसाब से तोड़ना है दो पदों में कि गुणा करने पर कितना आना चाहिए 100x² और जोड़ने घटाने पर माइनस 20x आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100x² माइनस 10x और प्लस 1। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब जोड़ते हैं, माइनस माइनस होता है तो क्या करता है जोड़ का क्रिया करते हैं। तो 10 और 10 को जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, चिन्ह तो माइनस का ही रहेगा। बात समझ ना। इसका दोनों का गुणनफल करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 10 नहीं है 100, x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x²। तो ये पूरा कंडीशन को क्या कर रहा है फुलफिल कर रहा है। तो ये हमको माइनस 20x को माइनस 10x के रूप में तोड़ देना है और ये बराबर किसके कर देना है 0 के बराबर कर देना है। अब इन दोनों पदों में और फिर इन दोनों पदों में देखिए ध्यान से, तो 10x इसमें भी शामिल है, 10x इसमें भी शामिल है, मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक 10x शामिल है। तो 10x कॉमन काटेंगे तो यहाँ पे 10x बचेगा और माइनस यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ पर 10x कॉमन काट लिए हैं, कॉमन का मतलब भाग देना है, तो भाग भी दे सकते हैं। 10x में 10x से भाग देते 1 बचेगा। अब इसमें देखिए माइनस 1 इन दोनों में शामिल है, ठीक है ना। कुछ नहीं शामिल है तो 1 शामिल है माइनस। बात समझ में ना। तो यहाँ पे अगर माइनस 1 कॉमन करते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो केवल 10x और यहाँ पे माइनस 1 बचा, ठीक है ना। प्लस क्या होता है, प्लस जो होता है माइनस और माइनस का गुणनफल होता है। बात समझ में ना। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 1। बात समझ में ना। यहाँ पे बराबर 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे ये देखिए और इन दोनों पदों को देखिए, 10x माइनस 1 10x माइनस 1 दोनों में शामिल है। तो 10x माइनस 1 अगर कॉमन करते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा 10x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए a इंटू बी बराबर 0 है तो क्या हो सकता है कि 10x माइनस 1 बराबर 0 होगा। यहाँ लिखेंगे हम 10x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से 10x बराबर 1 आया, इस माइनस 1 को राइट साइड में लेके आए तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, या x बराबर कितना आ जाएगा 1/10 आएगा, 1/10। या यहाँ पे देखिए 10x माइनस 1 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा 10x बराबर 1 हो जाएगा, या x बराबर 1/10 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना निकला 1/10 निकला। तो इस प्रकार से सभी को सॉल्व किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहा जा रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं का हल कीजिए। तो उदाहरण 1 में जो पहला क्वेश्चन था उसमें कहा गया था कि निम्न स्थिति को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। और पहला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। तो सबसे पहले हमको क्या इसका जो इक्वेशन ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हम पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि कहा क्या गया है। इसमें कहा गया है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। अगर मान लेते हैं कि जॉन के पास, ठीक है ना, यहाँ पे अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो हमको सबसे पहले जॉन के मानना पड़ेगा, जॉन या जीवंती के पास जो कंचों की संख्या है उसको हमको x मानना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि जॉन के पास हम लिखेंगे कि जॉन के पास कितने कंचे थे, के पास कंचों की संख्या अगर हम x मानते हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोनों के पास मिलाकर कुल 45 कंचे थे और जॉन के पास x कंचे है, तो जीवंती के पास कितना कंचा रहेगा 45 माइनस x हो जाएगा, यानी कि 45 में से x घटा देंगे तो जीवंती के पास कंचा जो होगा वो कितना हो जाएगा 45 माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि अब जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा 45 माइनस x हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि दोनों को मिला करके, दोनों को जोड़ करके कंचों की संख्या कितना था 45 था। बात समझ ना।
इस तरह से हमने जॉन के पास कंचों की संख्या x माना, तो ज्योति के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा, 45 माइनस x हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि इसमें से दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। प्रारंभ में जॉन के पास कंचों की संख्या कितना था, ठीक ना, जॉन के पास कंचों की संख्या x था, तो अब जो है 5 कंचे खो दिए, जॉन के पास कंचों की संख्या कितना बच गया, 45 x माइनस 5 होगा। बात समझ में ना, x माइनस 5 इसलिए कि प्रारंभ में x था, अब 5 खो दिए है, तो अब कितना बचेगा, x माइनस 5 बचेगा, ठीक है ना, x से 5 को घटा लेंगे। तो अब इस तरह से जीवंती के पास जो कंचों की संख्या होगा वो कितना हो जाएगा, 45 माइनस 6 माइनस 5। देखिए यहाँ पे अगर 45 से 5 घटाते हैं तो कितना जाएगा, 40 हो जाएगा। अब माइनस 6 लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इतना तो हमने क्या किया, जॉन के पास कितना कंचा था और जिमती के पास कितना कंचा था, हमने इसको लिख लिया। अब कह रहा है कि जब 5-5 खो देते हैं तो अब जो बचा हुआ है कंचा, उनका गुणनफल कितना है, उनका गुणनफल 124 है। तो लिखेंगे प्रश्न से x माइनस 5 और 40 माइनस x का गुणनफल कितना होगा, 124 दिया हुआ है। तो अब देखिए इसका गुना करते हैं, तो x में जब 40 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 40 x हो जाएगा, ठीक है। x में जब x से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। 5 में जब 40 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस 200 हो जाएगा। फिर x में जब माइनस x में प्लस 5 से कितना हो जाएगा, प्लस 5x हो जाएगा, बराबर ये क्या लिख सकते हैं, 124 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको क्या कहते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर और 40x प्लस 5x, ये प्लस 45x हो जाएगा, और माइनस 200, इस 124 को लेके आते हैं माइनस, मतलब बाया पक्ष में लेके आते हैं, तो ये 124 माइनस 124 बराबर दाहिना पक्ष में क्या बचेगा, सिर्फ 0 बचेगा। इतना लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पे हम हल करते हैं, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ बचा कितना, माइनस एक्स स्क्वायर बचा और 45x बचा है, प्लस 45x हो गया, और माइनस 200 और माइनस 124 दोनों जुट कर कितना हो जाएगा, माइनस 324 इज इक्वल्स टू 0 होगा। अब माइनस क्या करते हैं, सभी पदों से कॉमन निकालते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x, ठीक है ना, और ये प्लस 324 हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर 0। अब क्या करते हैं, माइनस को ले जाकर के उधर भाग लगा देते हैं, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x और प्लस 324 बराबर, माइनस को ले जाकर भाग लगाएंगे तो ये कितना 0 ही बच जाएगा, ठीक है ना। ये आ गया किस रूप में, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अब करते क्या है कि इस इक्वेशन को, मतलब जो दिया हुआ द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है ना, यहाँ पे जो समीकरण है द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है, इसको क्या करेंगे, हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, गुणनखंड विधि से हल करने के लिए फर्स्ट और लास्ट का गुना करते हैं, यानी कि 324 एक्स स्क्वायर का गुना करेंगे तो 324 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। अब हमको 45x को इस हिसाब से तोड़ना है दो पदों में कि गुना करने पर कितना आना चाहिए, 324 एक्स स्क्वायर आना चाहिए। तो इस प्रकार का जो पेयर है वह 36 और 9 का मिलेगा, ठीक है। तो 36 और 9 को मतलब दोनों माइनस में रहेगा, माइनस 36 माइनस 9, अगर दोनों के यदि कुल करना माइनस 45 हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल कितना आ जाएगा, 36 9 324 होता है। बात समझ में आना, तो इसको चलिए लिखते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0, ठीक है ना। यहाँ पर इन दोनों पदों को देखो, इन दोनों पदों में देखिए क्या शामिल है, x शामिल है, तो x कॉमन करेंगे तो x माइनस 36 बचेगा, और इसमें माइनस, अब देखिए यहाँ पे माइनस, अगर देखिए इन दोनों में माइनस 9 शामिल है, तो माइनस 9 अगर कॉमन करेंगे तो कितना बचेगा, x माइनस 36 बचेगा,
ठीक है, या 324 में 9 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 बचेगा। बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। इन दोनों पदों को देखिए ध्यान से, तो इन दोनों पदों को ध्यान से देखिएगा, x माइनस 36 दोनों में शामिल है, तो x माइनस 36 क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे x माइनस 9 बच जाएगा, है कि नहीं। तो इसको क्या करते हैं, बराबर करते हैं 0 के बराबर। बात समझ में। अब देखिए इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, इसका क्या मतलब हुआ, x माइनस 36 बराबर 0 होगा या x माइनस 9 बराबर 0 होगा, ठीक है ना। तो यहां से x का वैल्यू कितना निकला, 36 निकला, या x का वैल्यू कितना निकला, 9 निकला। मतलब कि दोनों में x का वैल्यू कितना निकल गया है, 36 निकला है, और x बराबर 9 निकला है। तो अगर हम देखिए यहाँ पे, अगर हम जॉन के पास प्रारंभ में कुल कंचों की संख्या कितना था, x था, अगर हम 36 मानते हैं तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा, 36 माइनस 9, सॉरी 45 माइनस 36, ये 9 हो जाएगा। बात समझ में आया ना। अगर हम x बराबर 9 मानते हैं तो जॉन के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में ना। अब उस स्थिति में जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा, 45 माइनस 9 यानी कि 36 हो जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जॉन के पास प्रारंभ में कंचों की संख्या, प्रारंभ में कंचों की संख्या कितना हो जाएगा, अगर एक 36 मानते हैं तो ये 36 होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार से जीवंती के पास प्रारंभ में कंचों की जो संख्या है वो कितना हो जाएगा, 45 माइनस 36 यानी कि 9 होगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हल करना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, ठीक ना। तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, ठीक ना, कि पहले पढ़िए वाक्य को कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है और हमें उस दिन निर्माण के खिलौने की संख्या ज्ञात करनी। तो हम मान लेंगे कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की जो संख्या होगा, x हमने माना, ठीक ना, हमने मान लिया कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की कुल संख्या कितना है, x है, ठीक ना। तो अब देखिए उस दिन जो प्रत्येक खिलौना है उसका कुल मूल्य कितना होगा। तो उस दिन निर्माण, उस दिन प्रत्येक खिलौने के लागत मूल्य कितना है, निर्माण उस दिन प्रत्येक खिलौने के निर्माण का जो लागत मूल्य है वो कितना हुआ। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये 55 में से एक दिन में निर्माण किए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ 55 माइनस उस दिन निर्माण किए खिलौनों की संख्या कितना है, x है। तो 55 माइनस x क्या हो जाएगा, उस दिन प्रत्येक खिलौनों के निर्माण में जो लागत मूल्य लग रहा है उतना कितना के बराबर है, 55 माइनस x के बराबर है। तो हमको यहाँ पे 55 माइनस x लिख लेना है। बात समझ में आया ना। उसके बाद देखिए उसके बाद कह रहा है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितना, 750 रुपया थी। तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना। बात समझ। तो यहाँ पे लिखेंगे हम प्रश्न से कि अब देखिए एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या कितना है, x है।
और प्रत्येक खिलौने का लागत मूल्य कितना है 55 माइनस x है। तो कुल जो लागत रुपया होगा वो इन दोनों को गुना करने से प्राप्त होगा। इन दोनों को गुना करते हैं माने x इंटू 55 माइनस x करते हैं तो इनका जो कुल लागत है वो किसके बराबर दिया है क्वेश्चन में 750 रुपए के बराबर दिया हुआ है, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ से इसको हल करेंगे तो x से 55 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 55x हो जाएगा और माइनस में x में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 750 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। अब देखिए इसको 750 को इधर लेके आते हैं तो ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। इसको क्या करते हैं आरोही क्रम में सजा लेते हैं, अवरोही क्रम में समझना, इसको मानक रूप में सजा लेते हैं। इसको क्या करते हैं कि इसको मानक रूप में इसको सजा लेते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे फिर प्लस 55x फिर माइनस 750 बराबर 0 लिख देंगे, ठीक है कि नहीं। और माइनस इसका कॉमन निकालते हैं, माइनस अगर कॉमन निकालते हैं कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0, ठीक है। इस माइनस को ले जाकर के भाग लगाते हैं तो कितना बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 ठीक है बराबर 0। अब देखिए ये जो है ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया हमारे पास। अब इस द्विघात समीकरण को हमको गुणनखंड विधि से हल करना है तो हम इसको यहाँ पे हल करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 है तो देखिए 750 का जब गुना हम करेंगे एक्स स्क्वायर से तो ये कितना हो जाएगा 750 एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है कि नहीं। और अब मिडिल टर्म को इस हिसाब से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए माइनस 55x और गुना करने पर 750 एक्स स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है कि नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x इन दोनों को जोड़िएगा तो माइनस 55x आ जाएगा फिर प्लस 750 बराबर 0 लिखते हैं, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे इन दोनों पदों में देखिए इन दोनों पदों में x कॉमन है तो x कॉमन है तो बाहर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 25 बचेगा और माइनस अगर 30 हम इसमें से कॉमन काटते हैं तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 25 बराबर 0, ठीक है। इन दोनों पदों में देखिए इन दोनों पदों में x माइनस 25 शामिल है, x माइनस 25 अगर शामिल है तो अगर कॉमन काटेंगे तो यहाँ पे x माइनस 30 बराबर 0 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या है x बराबर x माइनस 25 बराबर 0, यहाँ x माइनस 30 बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ से x बराबर 25 निकलेगा और यहाँ से x बराबर 30 निकलेगा तो x का 2 मान निकला, ठीक है। तो द्विघात समीकरण में x का कितना वैल्यू निकलता है 2 वैल्यू निकलता है। अब हमको क्या करना है कि अगर हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या अगर मानते हैं 25, ठीक है, तो उस दिन प्रत्येक खिलौने का जो लागत मूल्य होगा वो कितना होगा 30 रुपया होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या कितना मानते हैं अगर 30 मानते हैं तो उस दिन प्रत्येक खिलौने का लागत मूल्य कितना हो जाएगा 55 माइनस 30 यानी कि 25 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या अगर कितना मानते हैं हम 25 मानते हैं तो लागत मतलब कि प्रत्येक खिलौने का लागत मूल्य उस दिन कितना हो जाएगा 55 माइनस 25 यानी कि 30 रुपया, ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से अगर उस दिन हम निर्माण किए खिलौने की संख्या क्या मानते हैं अगर 30 मानते हैं, यहाँ पे x का जो वैल्यू है 30 उसको लिखते हैं कि तो उस प्रत्येक खिलौने का उस दिन लागत मूल्य कितना हो जाएगा आपका 55 माइनस 30 यानी कि 25 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेलो, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है ना। इसमें कहा जा रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग यानी कि जोड़ कितना है 27 के बराबर और गुणनफल 182 के बराबर है। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे मान लेंगे कि पहला जो संख्या है ना, इसमें से पहला संख्या मान लेते हैं कितना है हम x, ये हमको मानना पड़ेगा, ठीक है ना। जब हम पहला संख्या अगर x मानते हैं तो पहला संख्या और दूसरा संख्या को जोड़ने पर कितना आ रहा है 27 आ रहा है,
ठीक है नहीं। तो अगर यहाँ पे हम करते हैं पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, ये तो 27 के बराबर दिया जा रहा है इसमें, ठीक है ना। तो चूंकि हमने पहला संख्या को मान लिया है x और प्लस दूसरी संख्या, हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर 27। तो यहाँ से हमको क्या निकलेगा, दूसरी संख्या इज इक्वल टू क्या निकलेगा 27, और ये जाकर के x इधर माइनस हो जाएगा। तो दूसरी संख्या कितना निकला 27 माइनस x। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दूसरी संख्या या दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे 27 माइनस x हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। चलिए इसको रब करते हैं, ठीक है। अब इसमें कहा जा रहा है कि और उनका गुणनफल 182, ये पहला संख्या और दूसरा संख्या है, इन दोनों का गुणनफल कितना है 182 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रश्न से इसमें क्या कहा जा रहा है कि x और 27 माइनस x, इन माने ये दोनों संख्या है, दोनों संख्या का गुणनफल कितना है, इसे 182 के बराबर है, ठीक है कि नहीं। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो x में 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो ये 27x हो जाएगा, माइनस x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 182 इसको लेके आते हैं किधर, हाँ बाएं साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस 182 इक्वल टू 0, ठीक है कि नहीं। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं कि मानक रूप में लिख लेते हैं, तो ये माइनस x स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 27x हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। और यहाँ पे माइनस 182 इक्वल टू 0, ठीक है कि नहीं। यानी कि x के जो घात है उसके घटते हुए क्रम में लिख लिया हमने, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़िए, अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं इस सबसे, तो यहाँ पर तो x स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे माइनस 27x बचेगा और यहाँ पे प्लस 182, ठीक है कि नहीं, ये बराबर 0। अब यहाँ पे ये माइनस इधर आकर भाग लग जाएगा, तो यहाँ से सिर्फ बचेगा x स्क्वायर माइनस 27x है ना, और प्लस 182 इज इक्वल्स टू कितना लिख सकते हैं, हम 0 लिख सकते हैं। ये देखिए ये किस रूप में आ गया, द्विघात समीकरण के रूप में आ गया। अब हमको इसको गुणनखंड विधि से हल करना है, ठीक है। तो इसको गुणनखंड विधि से हल करने के लिए हमको क्या करना रहता है, एक्स स्क्वायर वाला पद, ठीक ना, एक्स स्क्वायर वाला पद और अचर पद को गुना करना रहता है। तो 182 में जब हम एक्स स्क्वायर से मतलब 182 का एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे 182 एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब हमको 182 को ऐसे दो भागों में बांटना है, ठीक है, कि जोड़ने घटाने पर कितना चाहिए आना चाहिए, माइनस 27 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये दो संख्या ऐसा है, माने 13 और 14 का जब हम गुना करेंगे 182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और उसको जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उसमें 27 आएगा। वो देखिए कैसे, हमने एक्स स्क्वायर को जो कहते हैं लिखा माइनस 27 को हमने क्या लिखा माइनस 13x, ठीक है ना, और माइनस 14x, इसको हमने माइनस 27 को इस यहाँ पे क्या लिख लिया माइनस 13x और माइनस 14x लिख लिया। इसको देखिए जोड़िएगा, ठीक है ना, तो ये माइनस 27x हो जाएगा, और इसका गुना कीजिएगा ना तो 13x और 14x का गुना करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 182 एक्स स्क्वायर आएगा, गुना करके देख सकते हो, और प्लस 182 एज इट इज मैंने जैसा है वैसे ही लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको 4 पद प्राप्त हुआ। अब दो पद को हम देखते हैं गौर से, ठीक है ना। तो जो पहला 2 पद है उसमें x शामिल है, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे सिर्फ x माइनस 13 बचेगा, ठीक है कि नहीं। और जब माइनस यहाँ पर अगर 14 कॉमन लेते हैं, माइनस 14 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x और माइनस 13 बचेगा। बात समझ में आया, बराबर हम क्या कर दिए, इसको 0 के बराबर कर दिए। अब देखिए x माइनस 13 और x माइनस 13 दोनों में शामिल है, तो x माइनस 13 अगर हम इसमें से कॉमन काटते हैं तो क्या बचेगा x माइनस 14 बचेगा, कोई दिक्कत, ठीक है। यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, इसको बराबर 0 कर देंगे। अब ठीक वही चीज अगर a इंटू बी बराबर 0, मतलब कि ये दोनों का गुणनफल क्या है 0 के बराबर है, तो यहाँ पर x माइनस 13 बराबर 0 होगा, यहाँ x माइनस 14 बराबर क्या होगा 0 होगा, ठीक है। यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 13, यहाँ x बराबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो x का वैल्यू कितना मिला, एक 13 मिला, एक 14 मिला, ठीक है कि नहीं। तो हमको लिखना रहता है पहला संख्या। अगर देखिए अगर हम पहला संख्या क्या मानते हैं, पहला संख्या अगर हम 13 मानते हैं, तो जो दूसरा संख्या है, दूसरा संख्या वो कितना हो जाएगा 27 माइनस 13, 27 माइनस 13 यानी कि 14 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे पहला संख्या क्या मानते हैं, पहला संख्या अगर हम मानते हैं यहाँ पे कितना 14, तो जो दूसरा संख्या होगा, दूसरा संख्या कितना हो जाएगा
27 माइनस 14 यानी कि 13, ठीक है कि नहीं। इस प्रकार से हमको क्या करना है, लिख देना है, ठीक है ना। अगर एग्जाम में आएगा तो आपको बिल्कुल हूबहू इसी तरह से बनाना होगा, तब आपको जाके नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना, कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग कितना हो 365 हो। तो देखिए धनात्मक पूर्णांक निकालना है। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे इनफाइनाइट तक जब चला जाएगा, ठीक है कि नहीं। ये पूर्णांक जो अब देखिए, अब पूर्णांक जो कहा जा रहा है इसमें, अगर हम अब क्रमागत पूर्णांक कहा जा रहा है, तो अगर पहला पूर्णांक x है तो दूसरा उसका क्रमागत पूर्णांक क्या होगा, उसमें हमको 1 जोड़ना होगा, ठीक है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम मानेंगे कि पहला जो पूर्णांक है, पहला धनात्मक लिखेंगे हम, पहला धनात्मक पूर्णांक अगर हम मानते हैं क्या x, ठीक है ना, हम यहाँ पे लिखेंगे मान है, ठीक है, x मान लिया, ठीक है ना। अब तो दूसरा जो धनात्मक पूर्णांक होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक होगा वो होगा x प्लस 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्रमागत कहा जा रहा था। क्रमागत का मतलब जस्ट उसके बाद आने वाला, तो उसमें हम 1 जोड़ेंगे तब जाकर के क्रमागत धनात्मक पूर्णांक होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे ये तो हमने लिख लिया, पहला पूर्णांक x होगा, दूसरा पूर्णांक x प्लस 1 होगा। उसके बाद जिनके वर्गों का जो कितना हो 365 हो। अगर पहला का वर्ग कितना है तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से, पहला धनात्मक पूर्णांक x है तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस लिखेंगे दूसरा धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होगा, x प्लस 1 द होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इन दोनों के वर्गों का जो कितना हुआ 365 के बराबर है। तो हमने इसको क्या किया, एक इक्वेशन के रूप में लिख लिया। तो अब देखिए इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, अगर एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर का क्या करेंगे कि तोड़ेंगे तो ये हो जाए ए प्लस बी द होल स्क्वायर तोड़ते हैं तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है प्लस बी स्क्वायर होता है। तो अगर हम देखिए यहाँ पे ए की जगह पर x है ना, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस लिखेंगे 2, a की जगह पर x, b की जगह पर 1, ठीक है ना, फिर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर लिखेंगे इज इक्वल 365 लिख देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जब संक्रिया होगा तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 2x1 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, और फिर प्लस 1। अब ये 365 को लेके आएंगे इधर तो ये माइनस हो जाएगा 365 बराबर 0। फिर इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो यहाँ पे 2x स्क्वायर हुआ प्लस 2x हुआ, और जब 1 से 365 घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस 364 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से 2 अगर हम कॉमन काटते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा प्लस एक्स माइनस 364, और 364 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 182, ठीक है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पर कितना है 182 है, इंटू ब्रैकेट बंद करेंगे बराबर 0 लिख देंगे, ठीक है कि नहीं। अब ये 2 जाकर के इधर भाग लग जाएगा तो 0/2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0 आया। ये देखिए यहाँ पे एक्स चर में एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। हम इसको जो है ना, इस द्विघात समीकरण को हमको गुणनखंड विधि से हल करना है। तो आइए अब इधर हम देखते हैं, यहीं पे हल करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे 182 जो है ना, अब देखिए माइनस 182 का एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस 182 होगा। अब क्या करते हैं ना कि अब यहाँ पे प्लस एक्स को 2 भागों में तोड़ना है, तो वो कैसे टूटेगा यहाँ पे देखिए। हम क्या करेंगे 182 का गुणनखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2, 9, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 91 होगा, ठीक है। फिर हम इसको क्या 2 से डिवाइड कर, सॉरी 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 3 से भी नहीं होगा, 7 से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 9391 होता है, ठीक है ना, बात समझ में आया। तो यहाँ पे हम लिख देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं 7 दूना 14 13, 14 13 का जो गुणनफल होता है 182 होता है। 14 और 13 का गुणनफल क्या होता है 182 होता है। तो अब देखिए हम इसको लिखेंगे कैसे,
हम लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेना है हमको, माइनस एक्स नहीं लेना है, तो प्लस 14x लिखेंगे और माइनस 13x लिखेंगे। 14 से जब 13 घटेगा तो कितना हो जाएगा, प्लस x बचेगा, ठीक है ना। अब 14 और माइनस 13 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 182 आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या किया हम, प्लस x को प्लस 14x माइनस 13x के रूप में लिख लिए और माइनस 182 जो हम कहते हैं लिखा जाएगा, ठीक है कि नहीं। ठीक है, क्या किया, मध्य पद को दो भागों में तोड़ दिया। अब यहाँ पे कुल मिला के 4 पद आया, ठीक है ना। तो इन 4 पद में दो पदों को एक साथ देखते हैं। तो अब क्या करते हैं ना, अगर हम इसमें से इन दोनों में देखिए एक शामिल रहता है, x कॉमन करते हैं तो यहाँ पे बचेगा x और प्लस यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे सिर्फ 14 बचेगा, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पे माइनस अगर 13 कॉमन करते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा, अगर हम माइनस 13 कॉमन करते हैं तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे प्लस 14 बचेगा, ठीक है ना, बराबर 0। अब इन दो पद देखिए, इन दोनों पदों में जो शामिल है वो है x प्लस 14। x प्लस 14 अगर हम कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 13 बराबर 0, ठीक है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे इधर लिखते हैं हम, यहाँ पर इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ, x प्लस 14 बराबर 0 होगा या x माइनस 13 बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से हमको x बराबर माइनस 14 निकला, ठीक है ना, या x बराबर 13 निकला, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर x का तो दो वैल्यू निकला, एक माइनस 14 निकला, एक 13 निकला। तो क्या बताइए, माइनस 14 इसका आंसर होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर क्यों, क्योंकि कहा जा रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो ये तो माइनस 14 पूर्णांक है ही नहीं, सॉरी पूर्णांक है मगर धनात्मक पूर्णांक नहीं है, तो माइनस 14 का आंसर नहीं होगा, क्या होगा आंसर, 13 आंसर होगा, ठीक ना। तो हमको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा कि पहला धनात्मक पूर्णांक, इस तरह से हमको क्या पाया मिला, हमको पहला धनात्मक पूर्णांक क्या मिला, पहला धनात्मक जो पूर्णांक मिला, पहला धनात्मक पूर्णांक वो कितना है, 13 है। और दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या मिलेगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक हमको क्या मिलेगा, 13 प्लस 1 यानी कि 14 मिला, ठीक ना। तो 13 और 14 इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। चलिए आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कहा जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है ना। यदि कर्ण कितना हो, 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले चलिए हम देख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज होता कैसा है। समकोण त्रिभुज कुछ ऐसे होता है, ठीक ना। समकोण त्रिभुज कैसा होता है, कुछ ऐसे होता है, ठीक है। हम इसका नाम क्या देते हैं, ABC, ठीक है ना। क्या नाम देते हैं, ABC। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितना है, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर हम यहाँ पे आधार को क्या मानते हैं, x मानते हैं, आधार को क्या मानेंगे, x मानेंगे, तो इसका जो ऊंचाई है ये क्या, ये भी क्या है, इसका ऊंचाई है। ऊंचाई कितना हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। क्यों, क्योंकि आधार से ये 7 सेंटीमीटर कम है। और जो कर्ण है, कर्ण यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। ये कितना के बराबर है, 13 सेंटीमीटर के बराबर है। तो कह रहा है कि इन दोनों भुजाओं को ज्ञात करना है। बात समझ में आया कि नहीं। चलिए अब देखते हैं ये बनेगा कैसे। सबसे पहले हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में, ठीक ना, लिखेंगे हम समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर किसके बराबर होता है, AC स्क्वायर के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से, मतलब दोनों भुजाओं का जो वर्गों का योग होता है वह कर्ण के जो वर्गों के कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। बात समझ में ना। यहाँ पर AB कितना हुआ, हमारे पास x माइनस 7 है, तो क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर लिख देंगे, फिर प्लस लिखेंगे। BC कितना है, x है, तो यहाँ पे x स्क्वायर लिखेंगे बराबर AC स्क्वायर लिख दीजिए। बात समझ में आया ना। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी द होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, ठीक है ना। तो a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है,
ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 2, ए के लिए x, बी के लिए 7, ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, इसको तो हमने क्या किया, इसको विस्तृत रूप में लिख दिया, अब प्लस एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों लिखा जाएगा बराबर AC किसके बराबर है, 13 के बराबर है। तो यहाँ पे हम 13 का स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखिए यहाँ पे क्या करता है, एक्स स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर, अब 7 दूना 14, तो माइनस 14 एक्स लिखेंगे और ये प्लस कितना हो गया, 7 सत्ते 49 हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर है कि नहीं, और जो 13 का स्क्वायर होता है 169 के बराबर होता है, ठीक है ना, 169 के बराबर होता है। अब देखिए एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर दोनों मिल करके 2x स्क्वायर हो जाएगा, बात समझ में ना। यहाँ पे माइनस 14 एक्स हुआ और यहाँ पे प्लस 49। अब क्या करते हैं, 169 को लेकर के आते हैं इस साइड, तो ये माइनस 169 बराबर दाहिना साइड में क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये कितने के बराबर आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x और 49 से अगर हम कितना माइनस करेंगे, यहाँ पे देखिए प्लस 49 है माइनस 169 है, तो अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पे ये घटेगा, 169 से 49 जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस है, प्लस माइनस घटता है, ठीक है। तो 169 से जब अगर 49 जाएगा तो ये कितना बचेगा, 120 बचेगा, ठीक ना, और वो भी माइनस का 120 होगा, माइनस 120 बराबर 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे अगर 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पे अगर हम 2 कॉमन लेते हैं, क्योंकि सब में 2 है, यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 7x हो जाएगा, ठीक है ना, कॉमन लेने का मतलब भाग देना। अगर 2 से सब में भाग दें, यहाँ पे माइनस 7x, यहाँ पे तो 1x स्क्वायर होगा, 1x स्क्वायर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखा जाता है, समझ में ना। यहाँ पे माइनस 60 हो जाएगा और बराबर 0, ये 2 जाकर के इधर भाग लग जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार से हमको प्राप्त क्या होगा, इस प्रकार से हमको जो समीकरण प्राप्त होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x, ठीक है, और माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए हमको ये जो द्विघात समीकरण हमको प्राप्त हो गया है, इन द्विघात समीकरण को अब हम क्या करेंगे ना, मध्य पद तोड़ करके मैंने गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, हल निकालेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमको हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर जब माइनस 60 से गुना करेंगे तो माइनस 60 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि अगर हम 60 को 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस 7x आना चाहिए, तो क्या लिखिए उसका क्या तरीका है, एक्स स्क्वायर लिखेंगे और माइनस में लगाना है हमको, तो बड़ा वाला को क्या लिखना है, माइनस लिखना है, तो यह लिखेंगे माइनस 12x फिर प्लस 5x, ठीक है ना। तो माइनस 12x और प्लस 5x करेंगे तो ये माइनस 7x आ जाएगा। यहाँ पे माइनस 60 बराबर क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। इस तरह से हमको ये 4 पद प्राप्त हुआ, तो पहला 2 और फिर ये 2 पदों में देखिए गौर से, तो यहाँ पे x शामिल है, x कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 12 प्राप्त होगा, ठीक है ना, प्लस यहाँ पे अगर 5 कॉमन लेते हैं तो यहाँ x माइनस 12 प्राप्त हो जाएगा। इसको क्या लिख देंगे, बराबर 0 लिख देंगे। इन दोनों पदों में देखिए, इन दोनों पदों में x माइनस 12 शामिल है, इसमें से अगर हम कॉमन काटते हैं x माइनस 12 तो यहाँ पे बचेगा क्या चाहिए, x प्लस 5 बराबर 0 बचेगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 5 आया, ठीक है, तो क्या कीजिए इसका इन दोनों का गुणनफल 0 के बराबर है, इसका क्या मतलब हुआ, x माइनस 12 बराबर 0 होगा, यहाँ x प्लस 5 बराबर 0 होगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। यहाँ से x बराबर कितना निकला, 12 निकला, या x बराबर 5 निकला, माइनस 5, ठीक ना, ये प्लस 5 तो उधर जाकर के माइनस 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि x बराबर माइनस 5, तो इसका बिल्कुल आंसर नहीं हुआ, क्योंकि जो भुजा होता है, भुजा का लंबाई माइनस में नहीं हो सकता है, तो यहाँ से x बराबर 12 क्या हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको जो BC यानी कि आधार का आधार जो है, आधार BC ये किसके बराबर आ गया, 12 के बराबर आ गया, ठीक है ना। उस प्रकार से ऊंचाई जो है, ऊंचाई किसके बराबर होगी, ऊंचाई यानी कि ये भी किसके बराबर होगा, ये भी हो जाएगा 12 माइनस 7 यानी कि 5। अब क्या करना है, यहाँ पे सेंटीमीटर लगा दिया, यहाँ पे भी सेंटीमीटर लगा दीजिए। तो इस प्रकार से हमारा आधार क्या निकला, 12 सेंटीमीटर निकला, और ऊंचाई कितना निकला, 5 सेंटीमीटर निकला, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको हल किया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
एक कुटीर उद्योग। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है एक कुटीर उद्योग, ठीक है ना, एक दिन में बर्तनों का निर्माण करता है। कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन की निर्माण किए गए बर्तनों के की संख्या की दुगुने से दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत ₹90 थी। कितना थी? ₹90। तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है कि नहीं? ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के लिए सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन को बार बार पढ़ना होगा और बार बार पढ़ते हुए हमको एक इक्वेशन बनाना होगा। ठीक है, एक समीकरण हमको बनाना होगा और उस समीकरण को हल करके हमको इसका जो है अभिष्ट आंसर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका देखिए सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा, सबसे पहले हमको निकालना क्या है? निर्मित बर्तनों की संख्या। तो हम लिखेंगे कि निर्मित बर्तनों की संख्या कितना? निर्मित बर्तनों की संख्या को हमको क्या मानना पड़ेगा कि अगर संख्या को हम x मानते हैं, ठीक है कि नहीं, अगर x हम मानते हैं, निर्मित बर्तनों की संख्या को अगर हम x मानते हैं तो एक बर्तन का, प्रत्येक नग का मतलब बर्तन होता है, ठीक ना, नग, एक नग का जो निर्माण लागत है, एक नग का जो निर्माण लागत होगा वो कितने के बराबर है? कह रहा है कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, ठीक ना, अगर एक दिन में बर्तन का निर्माण हो रहा है, एक दिन में बर्तन के निर्मित बर्तनों की संख्या अगर x है तो उस दिन, ठीक है ना,
एक नग का जो निर्माण लागत होगा वह ये निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर निर्मित बर्तनों की संख्या x है तो एक नग का जो निर्माण लागत होगा ये 2x + 3 हो जाएगा, 2x + 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें कहा जा रहा है यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, ठीक ना, तो हमने एक किसी विशेष दिन का निकाला है। तो अगर निर्मित बर्तनों की संख्या x है और एक नग का जो निर्माण लागत है 2x + 3 है, तो जो कुल निर्माण लागत होगा x और 2x + 3 का जो गुणनफल करेंगे और जो प्राप्त होगा उसी के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रश्न से कि उस दिन के कुल निर्माण लागत कितना 90 रुपया, और यहाँ पर वो कैसे निकलेगा, x का गुना अगर हम 2x + 3 से करते हैं तो होगा, और ये किसके बराबर है 90 रुपया के बराबर। इस प्रकार से हमको एक इक्वेशन प्राप्त हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको हल करेंगे, x में 2x से तो 2x² हो जाएगा, फिर प्लस 3 में x से तो 3x हो जाएगा, और इस 90 को लेकर के आएंगे इस साइड तो ये -90 बराबर 0 हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्या हो गया, एक चर में द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब इस द्विघात समीकरण को हमको हल करके, है कि नहीं, जो भी बर्तन की संख्या है और एक नग का निर्माण लागत कितना है ये हमको पता चल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, ये अगर हम इसको 2 भागों में तोड़ेंगे, इसको 2 भागों में अगर तोड़ें तो कैसे टूटेगा, सबसे पहले हमको 2 और 90 का मतलब 2 और 90 का गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180, 180 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 90, फिर 2 से डिवाइड करें तो 45 हो जाएगा, फिर 2 से 3 से डिवाइड करें तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे 2 दूना 4, 4 3 12, फिर 12 और 15 का जो कॉम्बिनेशन हुआ 3 देगा, ठीक है। तो उसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 2x², ठीक है ना, और हमको +3 लिखना है तो हम 15 को क्या प्लस में लिखेंगे, 15x और -12x, इन दोनों को देखिए एक साथ अगर क्रिया करते हैं तो +3x दे देगा, ठीक है, और इसका जो गुना करेंगे तो ये कितना देगा -180 देगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब -90 को क्या लिखिए, एज इट इज जो है उसको लिख दीजिए, बात समझ आया ना। अब यहाँ पे 4 पद प्राप्त हुआ, यहाँ से 2 इस पद को और 2 इस पद को देखिए ध्यान से, इसमें भी x शामिल है, तो अगर इसमें x शामिल है तो यहाँ पे कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 2x, फिर प्लस 15 बचेगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम क्या कॉमन कार है इसमें कितना शामिल है, मैक्सिमम 6 शामिल है, ठीक है, 6 शामिल है। तो यहाँ पे अगर 6 कॉमन करते हैं, 6 से भाग देते हैं 12 में, तो यहाँ पे बचेगा 2x, कितना बचेगा 2x बचेगा, और यहाँ पे प्लस 15 बचेगा। यहाँ पे अगर मैंने 90 में 6 से भाग दें तो 15 बचेगा, बराबर 0 हुआ। इस प्रकार से हमको क्या करना है, लिख लेना है। यहाँ पे 2 पद प्राप्त हुआ हमको। अब इन दोनों पदों में देखिए 2x + 15 शामिल है, तो 2x + 15 अगर हम कॉमन काटते हैं तो यहाँ पे x - 6 बराबर 0 बचेगा, ठीक है ना। इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ कि 2x + 15 बराबर 0 होगा, या x - 6 बराबर 0 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 2x बराबर -15 आ गया, या x बराबर 6 आ गया, ठीक है। x बराबर कितना आ गया, -15/2, या x बराबर कितना 6 आया, ठीक है ना। तो अब बताइए बर्तन का जो संख्या होगा वो -15/2 तो हो नहीं सकता है, ठीक है ना। ये हमेशा जब भी होगा बर्तन का संख्या पूर्णांक में ही होगा। तो देखिए पूर्णांक में भी धनात्मक पूर्णांक में होगा। यहाँ से हम x बराबर 6 यहाँ इसका हल होगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे निर्मित बर्तनों की संख्या, निर्मित बर्तनों की जो संख्या है, बर्तनों की संख्या हमको क्या प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। और एक प्रत्येक मतलब कि एक नग का जो निर्माण लागत है, एक नग का जो निर्माण लागत है, निर्माण लागत है वो कितने के बराबर है, वो है 2 × 6 + 3 यानी कि 12 + 3 यानी कि 15। तो एक नग का कितना मतलब कि एक बर्तन का जो निर्माण लागत है 15 रुपया है। इस प्रकार से हमने
पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाया, ठीक है ना। पूरा मैंने क्वेश्चन 6 था, टोटल क्वेश्चन कितना था, 6 क्वेश्चन था, हमने उस सबको बनाया है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे।